यस बॉस। देखो, थ्योरी पढ़ ली है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो डालने जा रहे हैं इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग ही होते हैं न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल वैसे नहीं होते हैं, इसीलिए सबको दिक्कत भी आती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो बस यही है कि पढ़ते चलो, सवाल लगाते चलो। ये वाला कॉन्सेप्ट मत रखना कि जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब सवाल लगाएंगे। तो जैसे ही मेरे 2-3 टॉपिक कवर होते हैं, मैं तुरंत क्या करूँगा, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं कुछ सवाल बताऊँगा। कुछ मतलब बहुत कम सवाल, बस टाइम लेके बताया जाएगा उस सवाल को। इतना टाइम लेके आपको सवाल बताया जाएगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल हमारा 1.7 जो कि है, क्या कह रहा है इस सवाल में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट बताना है CO2 के लिए इन वाटर। CO2 यहाँ पर डिजॉल्व है किसमें, वाटर में। यानी यहाँ पर हम एक बात तो क्लियर है कि CO2 हमारा क्या है, सॉल्यूट। सवाल पढ़ते जाओ और बातें निकालते जाओ। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। वाटर क्या है अपना, सॉल्वेंट। तो इसमें कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना। हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है भाई, इतना है, 298 केल्विन पे। ये तो बस के लिए बता रहा है कि हाँ टेम्परेचर हमने रोक दिया है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। और जब भी मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट प्रेशर की होगी वही सेम यूनिट हमारे हेनरी लॉ कांस्टेंट की भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल फॉलो हो रही है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। पहले एक दफ़ा खुद से अटेम्प्ट कर ही लेना, तभी मेरी बातें सुनना चालू करना तुम। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब CO2 का अमाउंट बताना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml ऑफ क्या, सोडा वाटर। तो 500 ml तो एक वॉल्यूम हुआ, थोड़ा सा अल्टी पल्टी कर देता हूँ। 500 ml जो हुआ, ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। अब ये वॉल्यूम किसका हुआ, क्या ये वाटर का हुआ, या फिर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की कॉम्बिनेशन का हुआ। फिगर बना के बताता हूँ। सोडा वाटर जो वर्ड है, सोडा वाटर, सोडा मतलब ही होता है बेटा, सोडा का मतलब ही यही है कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दो तो बन जाता है सोडा। तो सोडा वाटर कह रहा है मतलब इसमें पहले तो पा रहा होगा पानी, ठीक है, और पानी के साथ साथ इसमें कुछ CO2 होंगे, कुछ CO2 गैस इसमें डिसॉल्व होगी। तो ये जो हमें दिया गया है सोडा वाटर का वॉल्यूम दिया गया है। तो यानी सोडा वाटर, सोडा वाटर मतलब वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है 500 ml। और निकालना हमें क्या है, अच्छा प्रेशर, कितने प्रेशर के अंदर इसको पैक किया गया है, क्या प्रेशर रहा है। प्रेशर जो हमारा रहा है वो रहा है 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो निकालना क्या है भाई, फिर से देख लेते हैं। कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब हमें CO2 की क्वांटिटी बतानी है। क्वांटिटी किसी चीज़ की किसमें बता सकते हो, या तो ग्राम में बता दो मतलब मास के टर्म में, या तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बता रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमें जो है निकालना है। बस यही हमारा जो है अब टारगेट है, यही हमको फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हम हेनरी लॉ की बात करें, फ्रॉम हेनरी लॉ, तो हेनरीज लॉ से हम क्या जानते हैं भाई, हेनरीज लॉ से हम ये जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मतलब जो भी गैस आपने डिजोल्व करी हो उसका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर प्रेशर कितना दे रखा है, जल्दी जल्दी वैल्यूज यूज करिए, 2.5 एटमॉस्फेयर। अच्छा एक चीज़ ध्यान दिया तुमने, KH तुम्हारा पास्कल में है और ये प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में है, तो ये दिक्कत करेगा, दोनों को सेम वैल्यू में होना ज़रूरी है। तो लगभग लगभग एटमॉस्फेयर और बार एक ही चीज़ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैल्यू में, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे रहेगा नहीं। और याद रखना, जब 10⁵ पास्कल कंबाइन होते हैं तब बनाते हैं एक बार या एक एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है दोनों, बार और एटमॉस्फेयर, लेकिन लगभग लगभग तुम कह सकते हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये ध्यान रखना कि कितना दिया गया है, ये 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो इसको तुम अगर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1.67। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो 10⁸ है, इसमें से जो 10⁵ है
उसको अलग करके और पास्कल 10⁵ पास्कल इस पूरे को बना देंगे एटमॉस्फेयर। तो बचेगा कितना, 10⁵8 से अगर 10⁵5 हट जाएगा तो बचेगा 10⁵3। तो इंटू 10⁵3 एटमॉस्फेयर। मतलब यहाँ के एच की वैल्यू जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो कितनी हो जाएगी भैया, अगर इसको एटमॉस्फेयर में यूज़ किया है, इस वाले प्रेशर को एटमॉस्फेयर में यूज़ किया है, तो के एच भी किस में यूज़ करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में। कितना आ गया वैल्यू हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁵3। ये हो गया भाई। अब आया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो कि मैं निकालने के लिए परेशान हूँ, फिर नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब प्रॉब्लम समझते हैं। देखो ये और ये तो सॉल्व हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ये है यार कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता ही नहीं है। दो वेरिएबल हम निकाल ही नहीं सकते कि क्वेश्चन से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी निकाल दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल दें। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे भाई, दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा एजम्पशन, और ये एजम्पशन सच में काफ़ी ज़्यादा लीगल है भी यहाँ पर यूज़ करना। क्या एजम्पशन मानेंगे हम ये एजम्पशन मानेंगे कि हमारा जो वाटर का अमाउंट है सोडा वाटर में, उसके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बिल्कुल ना के बराबर है जोड़ते समय। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप गैस, मैंने पहले हेनरी लॉ के टाइम पे बताया था कि जब भी आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, गैस डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, तो गैस जो डिसॉल्व होती है लिक्विड में उसका अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब वो ना बराबर होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड। कोई भी गैस अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो गैस का जो अमाउंट होगा वो लिक्विड के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया था 500 ml, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का दोनों को मिला के जो वॉल्यूम 500 ml दिया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कंसीडर किया जा सकता है, काइंड ऑफ। क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम जो है वो पानी का ही रहा होगा, गैस तो बहुत ना बराबर रही होगी। तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो गया, 500 ml। अब आपको पता है कि क्योंकि बात हो रही है पानी की, बात हो रही है पानी की, तो पानी की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर ml। तो जितना ml उतना ग्राम, मतलब वॉल्यूम कितना है यहाँ पर पानी का, 500 ml। तो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा पानी का, वो भी हो जाएगा 500 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकल आएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल आएगा गिवन मास ऑफ H2O, जिसको हम ए भी कहते हैं, जो भी सॉल्वेंट होता है उसको हम ए से लिखते हैं। चाहे तो हम इस नंबर ऑफ मोल्स को भी जो है ए से लिख दें, चाहे ए से लिखो चाहे H2O करके लिखो, वो तुम्हारे ऊपर है। H2O ज़्यादा लिखना पड़ रहा है और ए हमने हर सॉल्वेंट को नाम दे रखा है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास कितना है भैया, 500, और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। H2O, दो हाइड्रोजन मतलब दो, और एक ऑक्सीजन मतलब 16, 16 तो 18। डिवाइड करिए, 1 लीटर का आता था 55.55, तो आधा लीटर हुआ ये 500 ml, तो उसको आधा कर दो, 27.78, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई 2.5 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁵3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में हमको पता है कि ये जो है इसके सामने एकदम नेग्लिजिबल है, तो हम इसको नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो बस 2.5 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁵3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया, 27.78। बस इसमें देखो कितना वेरिएबल बचा, सिर्फ एक वेरिएबल बचा, तो कैसे निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर 2.5, नीचे वाली चीज़ मल्टीप्लाई में चली गई और बाकी चीज़ डिवाइड में। तो बस ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, मैं तो नहीं कैलकुलेट करने वाला, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ठीक है तो खुद ही करो, जो आए सो आए। चलो मैं एक काम करूँगा, मैं जब इसको वो कर लूँगा, पूरा वीडियो बना लूँगा, तो नीचे मैं आंसर उसमें अटैच कर दूँगा कि आपको पता चल जाए। बट मैं तो नहीं ले रहा मैं तो रिस्क नहीं लेने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं आता हूँ मैं, बस केवल क्वेश्चन काट के चला आता हूँ। ये जो तुम टीचिंग देख रहे हो बिल्कुल अनोखी है पूरे यूट्यूब पे, बिल्कुल रॉ देख रहे हो आप, बिल्कुल रॉ। कोई प्रकार का ना प्री कैलकुलेशन है, ना कोई कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ, ना कोई आंसर है, ना कुछ है। बस करते जाओ, याद होगा तो याद वाली कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे नहीं पढ़ाते समय तुम्हें। ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये पहला सवाल आपका हो गया, इस तरीके से हमने अमाउंट निकाल लिया, यही हो गया हमारा
अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। ये 1.6 क्वेश्चन है, शायद इंटेक्स क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है ये। देखो, मुझे एज अ डाउट भेज दिया गया है सारा क्वेश्चन। जो भी मेरे बच्चे रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, वो मेरा काम है उन डाउट्स को बताना, मुझे क्वेश्चन बताने हैं भाई। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो किसी के फंस गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि मैं वो प्रॉब्लम्स बता पा रहा हूँ यूट्यूब पे जो किसी स्टूडेंट का फंसा हुआ है, स्पेशली उस स्टूडेंट का जो मुझे डेली देख रहा है। तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है वो बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। भोजपुरी गाना बज रहा है यहाँ पे थोड़ी दूर पे, ढिंग टिडिक टिंग ढिंग टिडिक टिक। बाकी तो आवाज़ नहीं आ रहा, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा लगाते नहीं है ढिंग टिडिक टिंग ढिंग टिडिक टिक, वो आ रहा है। आई होप कि इसमें ना आ रहा हो। 4,000 रुपया खर्चा किया भैया इस पर। अगर ये इतनी भी नॉइस को कैंसिल ना करे तो बर्बाद है पैसा। ठीक है, तो देखते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं। पहले आप पढ़ लो और ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell. H2S एक हानिकारक गैस है जिसकी महक गंदे अंडे, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। ठीक है। इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी चीज़ की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है भाई, अभी तक कहानियाँ चल रही हैं, बस कहानियाँ चल रही हैं, अभी सवाल नहीं है। इफ दिस सॉलिबिलिटी ऑफ, दिस सड़ी हुई गंध वाली गैस, यानी इफ दिस सॉलिबिलिटी ऑफ H2S यानी वही सड़ी गंध वाली गैस, इन वाटर एट STP। When somebody says STP, that means स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तुमको पहले से ही दिया हुआ है। यहाँ पर प्रेशर हम पहले ही लिख दे रहे हैं 1 बार। इसी का काम आएगा, टेम्परेचर का तो कोई मतलब ही नहीं। तो द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज 0.195 m। H2S इन वाटर इज 0.195 m। अच्छा, स्मॉल m का मतलब क्या है? मोलैलिटी भाई। 0.195 यहाँ पर क्या दी गई है? मोलैलिटी। मतलब इस जगह पे जो हमें सॉलिबिलिटी का जो जवाब है, वो मोल फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, वो दिया है मोलैलिटी के टर्म्स में। ऐसा कभी भी हो सकता है, हमें बस सॉलिबिलिटी बताने के लिए कोई भी एक कंसंट्रेशन टर्म चाहिए। डेरिवेशन के दौरान हेनरी लॉ में आपको मोल फ्रैक्शन बताया गया, यहाँ पर ये चीज़ मोलैलिटी में दे रखी है। अब आप कैसे भी करके निकाल ले क्या हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब हमको KH जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सब जितना दिया है वो यही दिया है भैया। ठीक है, H2S गैस है, तो इसकी मदद से तुम जो है छोटी मोटी चीज़ें और कुछ कर लोगे। देखते हैं, KH निकालना है। तो KH निकालने के लिए मुझे पहले फॉर्मूला पता है। हेनरी लॉ क्या होता है भाई? हेनरी लॉ का सीन क्या होता है? सीन ये है कि प्रेशर बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यानी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कौन हो जाएगा? XV मैं लिखे दे रहा हूँ, चाहो तो मैं इसको H2S भी बोल सकता हूँ। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 बार। KH अपने को निकालना है। सारी कहानी अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस किसमें डिजोल्व किया गया है? वाटर में, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये कहानी है। अब ना तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S पता है, ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता है। चलो, इस वाले पार्ट को तो हम निग्लेजिबल कर लेंगे, पर फिर भी यहाँ पर तो पिछले सवाल में वो वॉल्यूम तो दे रखा था एटलीस्ट, तो उसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल पाए थे। इस बार तो वॉल्यूम भी नहीं दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, कुछ तो दिया है जहाँ से काम बनेगा। हाँ ठीक है, मोलैलिटी दे रखा है। मोलैलिटी दे रखा हो तो कुछ तो काम होगा ही। तो मोलैलिटी दे रखा है 0.195 m। मोलैलिटी होता क्या है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। मतलब ये इस समय किसको बता रहा होगा? ये बता रहा होगा मोल्स ऑफ सल्यूट को, यानी ये बता रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S को। ये वैल्यू किसको बता रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S को, जो कि प्रेजेंट होता है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब इतना अमाउंट इतना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व है, वो किस में डिजॉल्व है? पर किलोग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर वाटर का जो मास दे रखा है, वाटर का मास वो कितना हो जाएगा? 1 kg। देख रहा है भाई, मोलैलिटी की डेफिनेशन पकड़ी, दोनों चीज़ें निकल आई वहाँ से। अगर हमें मोलैलिटी दे रखी है फलाने, लेट सपोज हमें मोलैलिटी दे रखी है हाथी, तो मोलैलिटी हाथी दे रखी है, इसका मतलब क्या? कि जो उसमें सल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल हो गया हाथी,
और उसमें जो सॉल्वेंट है उसका मास हो गया 1 किलोग्राम, क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन ही यही कहती है कि जितना भी नंबर ऑफ मोल, जितना भी वैल्यू दे रखा होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएगा अगर सॉल्वेंट का अमाउंट हम 1 kg मान ले तो सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर 0.195 दे रखा था एम, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना हो गया 0.195 मोल। और यहाँ पर वेट ऑफ H2O कितना हो गया 1 किलोग्राम, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम हो चाहे 1 लीटर हो, वो बात एक ही होती है। उसके लिए हम बता दिए थे, याद कर लो, बार बार काम आएगा। 55.55, 55.55 का है, 55.56 कह लो, इतना मोल। तो आइए यूज़ कर लेते हैं फटाफट। 1 = KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नहीं मालूम, नहीं मालूम तो है, ऐसे कैसे नहीं मालूम। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.195, नीचे कितना हो जाएगा 0.195 प्लस 55.56। आप चाहो तो इसको मत यूज़ करो, क्या दिक्कत है। देखो बात बदलूंगा नहीं अपनी, देखो इस आप खुद अपनी आंखों से आंखों का इस्तेमाल करो, देखो इस वैल्यू को एक बार देखो आंखें बड़ी करके, इसके बाद ये वाली वैल्यू देखो, ये 55.56 है और ये एक से भी 10 गुना छोटा वैल्यू है, नहीं 10 गुना तो 5 गुना छोटा तो है ही लगभग लगभग। तो ये इसके सामने कितना छोटा है यार। 1 लाख रुपया जिसके पास है उसको तो 5 रुपए का हिसाब जुड़वा रहे हो कि 5 रुपया कहाँ खर्च हो गया कहाँ गिर गया, कोई मतलब नहीं बनता भैया उसका। 5 रुपये जोड़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप चाहो तो नेगलेक्ट कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और बहुत एक्यूरेट चलना है तो आप जोड़ सकते हो। तो मैं तो बहरहाल आलसी आदमी, मैं तो नेगलेक्ट ही कर रहा हूँ इसको, हटाओ बस। ये इसकी वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, कैलकुलेशन खुद कर लेना तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। वैसे इसका जवाब मुझे याद है पर मैं लिखूँगा नहीं, आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया KH, ठीक है। मैं इसका जो सही आंसर को लगा दूंगा, बाद में देखा जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल हो गए आपके। हाँ तो भाई, हाँ तो भाई देखो, 1.6 क्वेश्चन है ये NCERT की एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ, और डाउट के तौर पर ये भी मुझे भेजा गया है। क्या सवाल है ध्यान से सुनना, पहले अपना खुद ट्राई कर लो, और ट्राई करके खाली हाथ ही तुम्हें वापस आना है, वो तो कन्फर्म है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना पूरी बात को, ठीक है, पेशेंटली। तो इसमें कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MSCl। 0.1 MSCl क्या हुआ, एक सोल्यूशन हुआ, ये एक सोल्यूशन की बात है। इसका कितना ml हमें चाहिए, ml मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना चाहिए। अब सोल्यूशन की बात होगी तो ना हम A लगाएंगे ना B लगाएंगे, सीधे V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 1 ग्राम, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। मतलब जो ये 1 ग्राम मिक्सचर दिया गया है ना, ये 1 ग्राम जो वेट दिया गया है ना, ये इसका नहीं है सिर्फ, ना इसका है, दोनों का मिला के है। मतलब वेट ऑफ Na2CO3 प्लस वेट ऑफ NaHCO3, दोनों को मिलाकर जो हमारा वेट बन रहा है वो बन रहा है 1 ग्राम, कंटेनिंग इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। कंटेनिंग इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ बोथ मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इक्वीमोलर का मतलब यही होता है कि मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स वो इक्वल है। अब सोल्यूशन के बारे में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। 0.1 MSCl मतलब मोलैरिटी कितनी है भाई, मोलैरिटी दी गई है 0.1, 0.1 m। है कौन सा सोल्यूट, कौन है HCl, HCl हमारा क्या है सोल्यूट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब सवाल में कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ दिस आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। चलिए सवाल करने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, दोनों का मास मिलाकर कितना है 1 ग्राम। तो सपोज कर लिया हमने कि वेट ऑफ Na2CO3 बराबर x। भाई दो कंपोनेंट है, मतलब जो दो हमारे दिए गए हैं, एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों का मिला के 1 ग्राम है। तो एक का मास मैंने मान लिया x ग्राम, तो वेट ऑफ
सोडियम बाई कार्बोनेट कितना हो जाएगा? टोटल 1 ग्राम था तो 1 - x ग्राम। इतनी बात क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। इस क्वेश्चन में मैं जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा ताकि जो है इसके पूरे फाइनल आंसर तक पहुंचा जाए, कि मल्टीपल स्टेप में है सवाल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कैसे निकाला जाएगा? गिवन मास ऑफ कोई भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ Na2CO3 अपॉन मोलर मास ऑफ Na2CO3। ऐसे समय क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaHCO3। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ डालेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें वेट ऑफ Na2CO3 की, तो इसका वेट कितना दिया गया है? x। ये हमने मान लिया था ना भाई, इसका मास हमने कंसीडर कर लिया था x। और मोलर मास देखिए, तो एक सोडियम का होता है 23, दो का हो जाएगा 46, कार्बन का 12, 46 और 12 कितना हो गया? एक काम करो, तुम इन दोनों को एक साथ जोड़ लो ना। 3 ऑक्सीजन का 48 और एक कार्बन का 12, तो 48 और 12 हो जाएगा 60। अपने हिसाब से ही करना वैसे तुम इसको, मैं फिर भी बोले दे रहा हूँ। तो ये हो गया 60 और इधर 46, 60 और 46 हो जाएगा 106। आइए इधर देखते हैं। तो एक का अगर हमने मास एक्स मान लिया था तो दोनों दूसरा ऑटोमेटिक 1 - x हो गया था, क्योंकि टोटल मास 1 ग्राम है। तो ये हो जाएगा भाई 1 - x, और इसका मास जोड़िए। तो ये इतना CO3 का तो हो गया 60, 61, और एक सोडियम का 23, 61 और 23 कितना हो जाएगा भाई? 84, 84। सॉल्व वॉल्व कर लीजिए, तो इसका जो x आएगा वो कितना आएगा, मैं करके बता दे रहा हूँ इसको कैलकुलेट। डिवाइड अपना अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि भाई अपने पास टाइम की है कमी। ये x हमारा आ जाएगा 0.5579। हाँ, तो इसको आप भेज भाज के अपना जब सॉल्व वॉल्व करोगे पूरा काट के, तो ये x आ जाएगा 0.55, या फिर 0.56 मान लो। आएगा तो ये थोड़ा और डिटेल में इसको डिवाइड करोगे अपना तो कई डिजिट्स में आएगा। तो x यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब ये तो हो गया भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम अपने सवाल के जवाब तक नहीं पहुँचे हैं, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। उसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। अब आप एक काम करिए, HCl की रिएक्शन लिखिए। HCl की रिएक्शन लिखिए आप। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अगर आपको रिएक्शन नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है। अच्छा, अभी एक काम करिए, नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकाल लीजिए पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाल लो अलग, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 निकाल लो, मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो x का वैल्यू आ गया 0.56 डिवाइडेड बाई 106। इसमें से क्या हो जाएगा? 1 - 0.56। भाई यहाँ से ना, ये देखो ना, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू थी? नंबर ऑफ मोल्स की तो थी ना, वही यूज़ कर रहे हैं हम। तो 1 - 0.56 डिवाइडेड बाई 84। देखो ना, यहाँ पे 84 था तो 84 कर दिया। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करिए। एक्सट्रीमली छोटी वैल्यू आएगी, 0.00 करके आएगी, 0.005 करके। तो ये वैल्यू कितनी है? आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है, जैसे भी आपको कैलकुलेट करने का मेथड हो। तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0053। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लेके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे समझाने में फोकस करना है, कैलकुलेशन पे नहीं। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा इतना मोल, और ये पहले इसमें से जब घटेगा तो कितना आएगा भाई? 0.46 डिवाइडेड बाई 84। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी दूसरी वैल्यू 0.0053 मोल। ठीक है, तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं आप देख पा रहे हो सेम आई हैं। मैं फालतू काम कर रहा हूँ, दोनों को निकालना ही नहीं है। हमें पहले ही पता था इक्विमोलर है, तो एक आप कोई भी अगर कैलकुलेट कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। वो एक तरीके से वेरीफाई हो गया कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही आनी है। तो ये इक्विमोलर था ना, तो जितना एक का मोल है उतना ही दूसरे का मोल है। अभी तक सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी HCl का नंबर ऑफ मोल बताना है। तो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टॉक्योमेट्री स्टॉक्योमेट्री करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि हम किसी भी रिएक्शन को अगर लिखेंगे तो हम एक रेशियो जान जाएंगे कि इसका एक मोल इसके कितने से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर एक मोल का समझ जाएंगे तो हम हाथी मोल का क्या कंसेप्ट बनेगा वो बता ले जाएंगे। चलिए वही करते हैं शुरू। तो रिएक्शन
सवाल की शुरुआत आपको याद ही होगी कि HCl को 1 ग्राम Na2CO3 और NaSCO3 दोनों दोनों के मिक्सचर से रिएक्ट करना है। तो दोनों से हम करवाए दे रहे हैं रिएक्ट। पहले HCl का रिएक्शन लिख देते हैं Na2CO3 के साथ, और एक बार HCl का रिएक्शन लिख दे रहे हैं NaSCO3 के साथ। थोड़ा भी पढ़े लिखे अगर होगे तो तुमको पता होगा दोनों में ही प्रोडक्ट सेम बनता है, 10th में पढ़ा होगा। NaCl, एक सॉल्ट एक वाटर, और कार्बोनेट है इसलिए CO2। इसमें भी वही बनना है, बनना दोनों में सेम ही है, बस दोनों की बैलेंसिंग में फ़र्क आएगा। ये देखते हैं क्या फ़र्क आएगा। देखो यहाँ पर सोडियम एक है और यहाँ पर भी सोडियम एक है, लेकिन यहाँ पर तो ये तो मेरे ख्याल से बैलेंस है पहले से ही, इसमें सब बैलेंस होगा शायद। देखो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। एक Cl है तो एक Cl, एक Na है तो एक Na, 3 ऑक्सीजन है तो एक यहाँ दो यहाँ, एक कार्बन है तो ये यहाँ, पूरा का पूरा हमने देखा कंप्लीटली बैलेंस है ये। ऊपर वाला बैलेंस नहीं है मेरे भाई। इसमें देखो यहाँ 2 Na है तो सबसे पहले यहाँ 2 लगा दो। जैसे ही यहाँ पर 2 Cl होगा तो इस 2 Cl को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब कुछ बचा यहाँ पे? हाँ, तो अब बैलेंस हो गया शायद। तो 2 Cl तो यहाँ पर भी 2 Cl, 2 Na तो यहाँ पर भी 2 Na, और क्या बचा भाई? 2H तो यहाँ पर 2H, यहाँ पर CO3 है तो एक CO2 इतना हो गया और एक हो इसके साथ। हाँ, अब बैलेंस है। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो स्टोकियोमेट्री, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि Na2CO3 के 1 मोल से HCl का 2 मोल रिएक्ट करता है, और NaSCO3 के 1 मोल से HCl का 1 मोल रिएक्ट करता है। मतलब अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल लेंगे तो उससे HCl का एक ही मोल रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3 की, तो उसके 1 मोल से HCl का 2 मोल रिएक्ट करेगा। पेशेंस रखना मेरे भाई, इतने में अगर तुम पीछे हट रहे हो तो फिर फ्यूचर तुम्हारा बहुत खतरे में है, कि ज़िंदगी की समस्याएं इससे बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अब देखते हैं, 1 मोल का कहानी तो हमें पता चल गया। अब इसी के बिहाफ पे जितना मोल दिया है उसकी कहानी को देख लेते हैं। तो 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट करता है 2 मोल HCl से। तो 0.0053 मोल कितने, 0.0053 मोल Na2CO3 कितने से रिएक्ट करेगा? 2 × 0.0053 मोल HCl। तो इसी को बोलते हैं स्टोकियोमेट्री, कि उसी हिसाब से सबको बैठा दो। 1 और 2 का रेशियो बन रहा है तो जितना गिवन, जितना हमने निकाल रखा है नंबर ऑफ मोल, उसको उसी रेशियो में हम बैठा देंगे। ठीक है, चलो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाएगा 0.2×6, 2×5 = 10, 0. हाँ, इतना आ जाएगा शायद, इतना मोल HCl। ये हो गया। ये तो हमने अभी केवल एक से कराया, Na2CO3 मिक्सचर था ना, तो अभी तो हमने केवल सोडियम कार्बोनेट से कराया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देख लेते हैं। 1 मोल NaHCO3 रिएक्ट करता है 1 मोल HCl से। तो 0.0053 मोल NaSCO3 कितने से करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इतना ही हो जाएगा, 0.0053 मोल HCl। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, एक तो जो NaSCO3 के साथ रिएक्ट किया यानी 0.0053, प्लस जो Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया यानी कि 0.0106। ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 6, 3, 9, 5, 1, 0.0 इतना मोल आ गया। लेट मी चेक कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस यस, अभी तक तो सही है हम लोग। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा जो आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, वो इतना आ गया। अब भाई वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना था। तो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml निकालना है ना, तो ml है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। बस अब ज़्यादा नहीं दौड़ाएंगे। मोलैरिटी दे रखी है 0.1 m, mm हटाओ,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया है 0.0159। वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml की जगह लिखा रहने दो, इंटू 1000। 1000 मल्टीप्लाई होते ही डेसिमल 3 डिजिट खिसक ही आएगा। तो सबसे पहले एक डेसिमल यहाँ से हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 0.0159 इंटू 1000 तो था ही, ये जीरो और मल्टीप्लाई हो गया तो 4 जीरो हो गए। डेसिमल है भी 4 डिजिट बाद और 4 जीरो हैं, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 159 ml। वॉल्यूम इन ml कितना आ गया 159 ml। दैट मीन्स 159 ml of HCl is required so that it can react with the mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate having total mass of 1 gram। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन के पूरे पैटर्न को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना कर चुके हो तो ये भी कर लेते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले एक बार। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl, मतलब एक HCl का सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.1 m है, उसका कितना ml चाहिए होगा अगर उसको रिएक्ट कराना है 1 ग्राम मिक्सचर, किसका किसका मिक्सचर, Na2CO3 और NaSCO3, जो कि इक्विमोलर है, मतलब दोनों का अमाउंट में जो नंबर ऑफ मोल है वो सेम है। तो मैंने इस सवाल को शुरू कैसे किया, खाली मेरा मुंह देखो और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे पेज देखना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, Na2CO3 और NaSCO3 दोनों मिलाकर 1 ग्राम था। आंखें बंद कर लो ना हो तो, मुंह भी ना देखो। तो एक का मास हमने मान लिया x, Na2CO3 का, तो दूसरा हो गया 1 - x, किसी को भी x मान सकते थे। फिर हमने क्या किया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिए गए हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को आमने सामने रख दिया, x और 1 - x और उसका मोलर मास डिवाइड मार के, जिसके मदद से हुआ क्या, हमें ऐसे बराबर करके x का वैल्यू मिल गया। अब जब x का वैल्यू मिल गया तो हम नंबर ऑफ मोल्स में अभी तक तो मास श्योर नहीं थे, x और 1 - x करके मान रहे थे, क्योंकि अब हमें x मिल गया है तो हम उनका एग्जैक्ट मास जान गए हैं। तो हमने क्या किया, x अपॉन यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास का कॉन्सेप्ट लगा के दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। दोनों का निकालने की जरूरत भी नहीं थी, एक का निकाल लेते वही दूसरे का हो जाता क्योंकि इक्विमोलर था। तो इनका तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अब हमें ये पता करना है अगर कि कितना मोल से रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए पहले इक्वेशन लिखते हैं ना, HCl की इक्वेशन लिखते हैं। Na2CO3 के साथ भी, NaSCO3 के साथ भी। तो हमने जब उसको रिएक्ट किया तो हमने पाया कि एक तो 1:1 में रिएक्ट कर रहा है, एक 1:2 में रिएक्ट कर रहा है। एक का 1 मोल से रिएक्ट करना चाह रहा है, एक का 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करना चाह रहा है। तो 1 मोल कितने से करना चाह रहा है वो जाए भाड़ में, 1 मोल कितने से करना चाह रहा है वो जाए भाड़ में। हमें ये पता करना था ना कि 0.0053 मोल कितने से करेगा। तो एक का इतना, तो 0.053 का कितना, इस चीज को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो कि हम सीख चुके हैं, बहुत पहले से जानते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके मैंने ये पता कर लिया कि कितना HCl हमें Na2CO3 से रिएक्ट कराने के लिए चाहिए और कितना NaSCO3 के साथ रिएक्ट कराने से चाहिए। तो दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता चल गया तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दिया, लगा दिया, जिसमें हमें मोलैरिटी की भी वैल्यू पता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl की वैल्यू भी पता है, 1000 की वैल्यू भी पता है। पता नहीं है तो सिर्फ वॉल्यूम इन ml, जो कि हमें निकालना था हमने निकाल दिया। आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। सही है। तो इस तरीके से आपका जो है ये सवाल भी हो गया, इसी में मेन टाइम लगना था, तो ये भी हो गया। और देख लेता हूँ कुछ अगर है सवाल तो। देखो और तो कोई सवाल नहीं है अभी के लिए, जैसे टॉपिक पढ़ा है उसमें से, बाकी तो आप करते रहो। और ये कुछ सिंपल सवाल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इन सभी को आप लगा लेना, लिख लेना इसको कॉपी में, कि इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ है नहीं है, यही है थोड़ा सा, इसमें भी क्या ही है, 10 की पावर 6 को 100 बनाना है और क्या, 4 10 की पावर 4 उधर चला जाए, वो देख लेना तुम। बाकी जितने भी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको आप जरूर लिखिएगा, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी कम क्यों हो जाती है। बाकी जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, आगे हम और लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। ध्यान रखना अपना, बाय बाय।